शिव शक्ति कैरियर एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग शिक्षक भर्ती परीक्षा के संदर्भ में पहला पेपर का अध्ययन कर रहे थे और हमने अभी तक पढ़ा है मापन और मूल्यांकन। पहली क्लास में हमने मापन को समझा था, दूसरी क्लास में हमने मूल्यांकन को समझा था। मापन मूल्यांकन एक साथ ही समझा दिए हैं, इसलिए क्योंकि मापन मूल्यांकन में आपको जो भी डिफरेंट है संबंध हैं वो क्या है वो आसानी से समझ में आ जाए। अब कल हमने आपको एक ट्रायंगल बनाया था ब्लूम टैक्सोनॉमी वाली, आपको याद होगा कि मूल्यांकन के 3 पक्ष हैं। मूल्यांकन कितने पक्ष? 3 पक्ष। यहाँ पे क्या था? शैक्षिक उद्देश्य, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, और यहाँ पे था लर्निंग एक्सपीरियंस, अधिगम अनुभव, और यहाँ पे था बिहेवियरल चेंज, व्यवहार परिवर्तन। यहाँ पे हम क्या करते थे? टेस्टिंग करते थे। फिर क्या करते थे? उसकी व्याख्या कर देते थे, बस मूल्यांकन हमारा हो जाता था। सब कुछ सही चल रहा तो आगे बढ़ेंगे, अगर कोई कमी रह गई तो पूरा हम शैक्षिक उद्देश्य का निर्धारण करेंगे। ये तीनों पक्ष परस्पर संबंधित रहते हैं। शैक्षिक उद्देश्य के कितने भाग कल हमने बताए थे? 2 भाग। एक पहला सामान्य उद्देश्य और दूसरा आपका विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या होते? दीर्घकालिक होते हैं, इसको प्राप्त 100% हम अचीव नहीं कर सकते। जबकि जो विशिष्ट होते हैं वो कक्षा शिक्षण के तुरंत बाद हमको करना होता है। इसलिए पूछा जाए प्राप्य उद्देश्य किसे कहते हैं? प्राप्य जो प्राप्त करने योग्य हैं, तो हम क्या कहेंगे? प्राप्य उद्देश्य कौन से होंगे? विशिष्ट उद्देश्य होंगे। कौन से उद्देश्य दीर्घकालिक होते हैं? सामान्य उद्देश्य दीर्घकालिक होते हैं। ये क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इस पर। अच्छा, मान लीजिए एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, आप लोगों से, कि किस पक्ष के तहत कोई शिक्षक अपने शिक्षण बिंदुओं का चयन, शिक्षण विधियों का चयन, शिक्षण प्रविधियों का चयन करता है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। किस पक्ष के तहत कोई शिक्षक अपने शिक्षण प्रविधियों, शिक्षण विधियों एवं शिक्षण बिंदुओं का चयन करता है? इसका संबंध जो सेकंड लेक्चर दिया गया था उसमें हमने आपको पूरा बताया था। चलिए, अधिगम अनुभव में हमने बताया था, यहाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो होती है संचालित की जाती है। अब यहाँ पे चूंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित जा रही है, इसलिए शिक्षण बिंदुओं का चयन भी कहाँ पे किया जाएगा? अधिगम अनुभव पे किया जाएगा। शिक्षण बिंदुओं का चयन जो टॉपिक हमारा है वो भी किस में किया जाएगा? अधिगम अनुभव में ही किया जाएगा। मतलब चयन भी करना है उसका और उसको क्रियान्वित भी वहीं करना है। पहले तो हम प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग के बाद उसका क्रियान्वयन भी हम यहीं पे करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं जो इन तीनों पक्षों से संबंधित हो सकते हैं। तो हमने जाना मूल्यांकन के 3 पक्ष हैं। ये भी बताया था, कोठारी आयोग ने कहा था कि मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है और ये शिक्षा प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। क्यों अभिन्न अंग है? क्योंकि ये शैक्षिक उद्देश्यों से हमारे सीधे तौर पे जुड़े हुए हैं। और कहा था कि इसका घनिष्ठ संबंध किससे है? उद्देश्य से। शैक्षिक उद्देश्यों से इसका क्या है? घनिष्ठ संबंध। अगर हमारे शैक्षिक उद्देश्य ना होते तो हम प्राप्त करने के लिए अधिगम अनुभव ना करते, टीचिंग लर्निंग ना होती, और कितने उद्देश्यों की प्राप्ति हुई हम इस पॉइंट पे भी ना आ पाते। तो ये हमारे बेसिक पॉइंट है और इसी पॉइंट के तहत अगला पॉइंट, ये लास्ट वाला पॉइंट। अब बात आती है कि मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, मूल्यांकन के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक होता है आंतरिक मूल्यांकन, एक होता है बाह्य मूल्यांकन। आंतरिक मूल्यांकन क्या है? जब आपके कक्षा या विद्यालय के ही शिक्षक आपका मूल्यांकन करे तो क्या हो जाता है? आंतरिक मूल्यांकन। जबकि बाह्य मूल्यांकन क्या है? जब परीक्षक किसी अन्य संस्था का हो, अन्य विद्यालय का हो, जब वह मूल्यांकन आपका करता है तो बाह्य मूल्यांकन होता है। अब बात करें किस मूल्यांकन का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, तो देखिए
दोनों मूल्यांकन बेहतर हैं, समयानुसार परिस्थितियों अनुसार दोनों का प्रयोग हम लोग करते हैं। किन किन परिस्थितियों में हम प्रयोग करेंगे हम लोग आगे जानेंगे। फिलहाल एक मनोवैज्ञानिक हुए एम स्क्रीवन, उन्होंने बताया मूल्यांकन के 2 प्रकार होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मूल्यांकन के प्रकार। तो एम स्क्रीवन ने मूल्यांकन के 2 प्रकार बताए। कब बताया एम स्क्रीवन ने मूल्यांकन के 2 प्रकार? 1967 ईस्वी में बताया। कौन कौन से? एक है आपका रूपात्मक मूल्यांकन और दूसरा है योगात्मक मूल्यांकन। देखिए, इसको कहते हैं फॉर्मेटिव। इवैल्यूएशन, जबकि योगात्मक मूल्यांकन को कहा जाता है समेटिव इवैल्यूएशन। हमने कल कुछ बेसिक डिफरेंस बताए थे मूल्यांकन और आकलन में। आकलन को भी हम इन्हीं 2 भागों में डिवाइड करते हैं, रूपात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट। देखिए, दोनों में अंतर जानना बहुत आवश्यक है। इससे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। कैसे कैसे अभी आपके समक्ष हम प्रस्तुत करेंगे। पहले इसको समझते हैं। रूपात्मक मूल्यांकन क्या है? इसको संरचनात्मक मूल्यांकन भी कहा जाता है। इसको हम सत्रांत मूल्यांकन भी कह सकते हैं। हमने क्या कह सकते हैं? कह दिया जाता है सत्रांत मूल्यांकन। देखिए, रूपात्मक मूल्यांकन के जब कक्षा शिक्षण, ये ऐसा मूल्यांकन है जो कक्षा शिक्षण के बाद ही तुरंत किया जाता है। ये कक्षा शिक्षण के समय ही किया जा सकता है। ये ऐसा मूल्यांकन है जो डेली का डेली हम लोग करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिन प्रतिदिन होने वाला मूल्यांकन या आकलन, हालांकि बेसिक अंतर है लेकिन आकलन भी हम कर सकते हैं। मूल्यांकन या आकलन कौन सा मूल्यांकन कहलाता है? तो क्या होगा? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो ये मूल्यांकन क्या है? दिन प्रतिदिन किया जाने वाला मूल्यांकन कौन सा होगा? रूपात्मक मूल्यांकन या संरचनात्मक मूल्यांकन। अब ये मूल्यांकन का तरीका कैसे हो सकता है? क्या कोई हम टेस्ट लेंगे? देखिए, ध्यान देने योग्य बात है। हम लोग मूल्यांकन तभी समझते कोई पेपर हमको दे दिया जाए। इसके लिए पेपर की आवश्यकता पड़ भी सकती है, पेपर की आवश्यकता नहीं भी पड़ सकती है। हमने मौखिक रूप से भी कर लिया। कैसे? मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, निरीक्षण भी किया जा सकता है और साक्षात्कार भी आपका किया जा सकता है। प्रयोग
हो सकते हैं। देखिए, दिन प्रतिदिन किया जाने वाला मूल्यांकन क्या है? रूपात्मक मूल्यांकन। देखिए, आकलन का तरीका निरीक्षण भी हो सकता है। मान लीजिए बच्चा क्लास में कोई गतिविधि कर रहा है, या आप देखते होंगे शिक्षक पढ़ाते समय बीच बीच में अवलोकन किया करता है और वो देखा करता है कौन अनुशासित है, कौन अनुशासित नहीं है, या फेस रीडिंग कर लेता है, उसकी गतिविधियों से लग जाता है छात्र की कि कौन सा बच्चा टॉपिक को सही ढंग से समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। वो क्या है, एक प्रकार का अपना आकलन करने की कोशिश करता है, डायग्नोस करने की वो कोशिश कर सकता है। तो आपका जो कक्षा में बिहेवियर है वो अप्रत्यक्ष रूप से भी आंका जा सकता है, इसलिए ये सारे तरीके यूज हो सकते हैं। अब देखिए, रूपात्मक मूल्यांकन दिन प्रतिदिन किया जाने वाला मूल्यांकन है। इसमें ये सारे विधियां प्रयुक्त हो सकती हैं। और ये क्यों किया जाता है? देखिए, मान लीजिए कोई टॉपिक आपको सिखाया जा रहा है, आप कोई गतिविधि सीख रहे हैं, आपने गतिविधि को सही ढंग से सीखा कि नहीं सीखा, इसका पता लगाने के लिए ही हम ये मूल्यांकन किया करते हैं। अर्थात यहाँ पर आपने अगर बढ़िया सीख लिया तो अच्छी बात है, हमको फीडबैक मिला कि आपने बढ़िया सीखा, हमारा शिक्षण अधिगम भी क्या है, सफल रहा। शिक्षण कौन करेगा? शिक्षक। अधिगम करेंगे छात्र लोग। अगर मान लीजिए कोई भी कमी आती है तो हम उस कमी का कारण पता करते हैं, जिसको कहा जाता है निदानात्मक अप्रोच। तो यहाँ पे निदानात्मक एवं, अब जब हम जानते हैं कि जब हमको किसी भी छात्र की समस्या का पता चल गया कि वो क्यों नहीं सीख पा रहा है, कारण जानने के बाद हम क्या करते हैं? उसका उपचार। उसका क्या करेंगे? उपचारात्मक। तो इसमें निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण निहित रहता है। ये क्या करता है? छात्र की, नीचे लिखे कोई दिक्कत तो नहीं है, छात्र की अधिगम कठिनाइयों को दूर करता है। अच्छा बताइए, इसमें आंतरिक मूल्यांकनकर्ता ज़्यादा प्रभावी होगा कि बाह्य मूल्यांकनकर्ता ज़्यादा प्रभावी होगा? भाई, चूँकि ये दिन प्रतिदिन हमको कौन पढ़ाएगा? हमारा जो क्लास का अध्यापक है वही पढ़ाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो मूल्यांकन का जो तरीका अपनाया जाता है, इसमें आंतरिक मूल्यांकन क्या है? अधिक प्रभावी है। आंतरिक मूल्यांकन क्या होता है? प्रभावी होता है। अब हम बात करते हैं योगात्मक मूल्यांकन या सत्रांत मूल्यांकन। यहाँ पे एक टर्म लिखा है सत्रांत, यानी कि सत्र के अंत में। सत्र के अंत में, जैसे मान लीजिए आपका जो फाइनल एग्ज़ाम है, तब जब आपका मूल्यांकन किया जाता है तो क्या होता है? वो योगात्मक मूल्यांकन होता है। या इसी को थोड़ा और हम क्या करते हैं, हमने बताया था ना कि सत्रांत भी कहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी पूरे अपने सेशन को 2-3 परीक्षाओं में डिवाइड कर लेते हैं। इसके अलावा भी तो हम डेली का कर रहे हैं, फिर हमने कहा 3rd मंथली एग्ज़ाम होगा, फिर आपका हाफ ईयरली होगा, फिर आपका एनुअल होगा। तो एक निश्चित अवधि के बाद किया जाने वाला जो आपका मूल्यांकन होता है वो योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। इसमें डेली की डेली तरह मूल्यांकन नहीं होगा, और पहले इसी को ज़्यादा प्रमुखता दी जाती थी। एक परीक्षा ले ली जाती थी या 2 परीक्षा ले ली जाती थी, आपके विषय में क्या कर दिया जाता था? निर्णय दे दिया जाता था। पास तो पास,
फेल तो फिर आप अब पिछली क्लास में जाइए। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहता है कि आप बच्चों को फेल नहीं कर सकते। तो देखिए इसकी बड़ी आलोचना होती है, कोई कहते शिक्षक के हाथ बंधे हुए हैं, क्यों? बच्चा पढ़े चाहे ना पढ़े उसको तो पास ही करना है। तो देखिए आप मोटे तौर पे देखेंगे तो आपको कमी लगेगी, लेकिन हमने क्या किया है, मान लीजिए कोई बच्चा उसको नहीं आता, हमने फेल कर दिया, तो क्या होगा? उसका नुकसान होगा, वो पुनः उस कक्षा को फिर से पढ़ेगा। अगर उसके अंदर क्षमता है या इंटरेस्ट बचा हुआ है, ये भी हो सकता है कि वो पढ़ाई से उब जाए, कहे भाई अब तो हम फेल ही हो गए हैं, हमारे बस की बात नहीं है। अगर हम इन गतिविधियों का प्रयोग कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन मूल्यांकन कर रहे हैं, जो उसकी कमियां हैं उसको हम सुधार रहे हैं और उसको एक मिनिमम लर्निंग लेवल पे हम ला रहे हैं या औसत छात्र में हमने ला दिया, उसकी समस्या को दूर कर दिया, तो बताइए अगर हम ये निरंतर प्रक्रिया कर रहे हैं तो क्या वो बच्चा फेल हो जाएगा? अगर हम लोग इसका तरीका कर सकते तो बच्चा फेल नहीं होगा। इसलिए बच्चे को फेल किया जाए कि पास ना किया जाए वो एक अलग इशू है। अगर हम ये तरीका अपनाते हैं तो नियम है उसकी अपनी एक प्रासंगिकता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक निश्चित अवधि के बाद किया जाने वाला मूल्यांकन क्या कहलाएगा? योगात्मक मूल्यांकन कहलाएगा। इसमें भी हम लिखित, मौखिक, साक्षात्कार का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए आपके कुछ मार्क्स होते हैं इंटरनल एग्ज़ाम के तहत दिया जाता है, जो आंतरिक परीक्षण करता होता है, आंतरिक मूल्यांकन होता है। कुछ क्या है, जैसे फाइनल वाला क्या है, बाहर कॉपी आपकी जांची जाती है, वो क्या है आपका सत्र के अंत में क्या होता है, प्रायः यही होता है। साक्षात्कार भी लिया जा सकता, साक्षात्कार यहाँ भी लिया जा सकता है, साक्षात्कार यहीं भी लिया जा सकता है, और ये मौखिक ही विधि में आपका आ गया। तो यहाँ पे संभव है। और यहाँ पे निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण निहित नहीं होता। यहाँ क्या है, इस निर्णय प्रदान करना, निर्णय प्रदान करना क्या है, इसका उद्देश्य है। इसका मतलब सत्र के अंत में परीक्षा हो रही है, कक्षा 4 का बच्चा है, और उसके प्राप्तांक के आधार पर निर्णय दे देंगे कि आपने अच्छे अंक प्राप्त किए तो आप अगली कक्षा में प्रोन्नति होंगे, वरना आप प्रोन्नति नहीं पाएंगे। तो ये निर्णय प्रदान करता है किसका? कक्षा प्रोन्नति के विषय में, जिसको हम कह सकते हैं कि फेल या पास का निर्णय इसमें दिया जाता है। देखिए यहाँ पर रीटेक का मौका नहीं मिलता, यहाँ पे अगर फेल तो फेल। और यहाँ पर जो बाह्य मूल्यांकन है एक प्रकार से, वो प्रभावी अधिक होता है। तो देखिए ये सुधारात्मक प्रक्रिया है। हमने केवल बच्चे के लिए जाना कि उसको कितना आया कितना नहीं आया, ये जानने का हमने प्रयास ही नहीं किया कि उसको अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया, कहाँ कहाँ उसको सीखने में दिक्कत थी, ना हमने ये जानने का प्रयास किया, ना हमने जानने का प्रयास किया तो ना हमने उसको दूर करने का भी प्रयास किया। तो ये है सूपात्मक मूल्यांकन या संरचनात्मक मूल्यांकन, और दूसरा है योगात्मक मूल्यांकन या सत्रांत मूल्यांकन। आप लोग 1 मिनट के लिए थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लें इसका।
टाइम। ठीक। कि इसी मूल्यांकन चैप्टर में एक और टर्म का प्रयोग किया जाता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। कंटिन्यूअस एंड comprehensive इवैल्यूएशन, इसको कहा जाता है CCE। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि CCE का संदर्भ किस प्रक्रिया से है? मूल्यांकन से, सृजनशीलता से, व्यक्तित्व से, तो किससे है? मूल्यांकन से है। इसका फुल फॉर्म क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। कंटिन्यूअस एवं व्यापक मूल्यांकन। अब बात आती है सतत। इसमें पहले हम समझेंगे सतत। सतत मतलब निरंतर, या हम जिसको कहते हैं लगातार होने वाला मूल्यांकन। जब हम मूल्यांकन निरंतर करते हैं, ऐसा नहीं कि ये सत्र में हमने 2 या 3 बार केवल ही लिया, हम रोज का रोज जो मूल्यांकन जब करते रहते हैं तो कैसे बन जाता है? दिन प्रतिदिन होने वाला मूल्यांकन। ये क्या है? सतत मूल्यांकन। या हम इसमें कह सकते हैं कि इसमें फॉर्मेटिव आएगा कि समेटिव आएगा। तो इसमें फॉर्मेटिव जो है आपका इवैल्यूएशन महत्वपूर्ण है। अच्छा, होता क्या है जब मूल्यांकन कभी कभी किया जाए, जैसे साल में एक बार आपको अवसर दिया जाए, तो जब साल में एक बार अवसर है, आपको पता है ना, इसमें तो निर्णय प्रदान किया जाएगा, फेल या पास होना, तो बच्चा क्या है उसको परीक्षा ना लेकर उसको हवा के रूप में ले लेता है। और कभी कभी ये देखा गया उनके अंदर नकारात्मकता जड़ इतनी ज़्यादा फैल चुकी होती है कि परीक्षा नाम से उनको डर लगने लगता है। इसलिए एक व्यवस्था की गई, हम मूल्यांकन रोज का रोज करेंगे, और जो रोज हम काम करते हैं उसमें परिपक्व भी हो जाते हैं, और फिर वो हम उससे डरते नहीं, बल्कि कहते हैं अरे मूल्यांकन तो हमारे क्या बाएं हाथ का खेल है, कोई आप मूल्यांकन कर ले, कोई भी पूछ ले, हमको कोई दिक्कत नहीं। क्यों? ये कि आपके हैबिट में आ गया है, तो इसका फायदा ये है। अब हम बात आते हैं व्यापक मूल्यांकन। इसमें व्यापक जो शब्द है वो क्या है? कम्प्रिहेंसिव। व्यापक मतलब इसमें मूल्यांकन किसका हो? पाठचर्या का मूल्यांकन। देखिए, हमने पाठ्यक्रम नहीं बोला है, पाठचर्या। इसमें पाठ्यक्रम भी आ जाएगा प्लस अन्य पक्ष भी आ जाएंगे, जो पाठ्येतर पक्ष हैं वो भी क्या होंगे इसमें निहित होंगे। जैसे ये तो हमारी क्या है, उपलब्धि के विषय में बताएगा, शैक्षिक उपलब्धि, जबकि इसका जो संबंध है पाठ्येतर पक्ष से हमारा शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष एवं
संवेगात्मक पक्ष भी क्या है, निहित रहेगा। बहुत सारी गतिविधियाँ, खेल कूद भी हम कराएंगे। बच्चे का खेल कूद का लेवल क्या है, हो सकता है पढ़ने में उतना अच्छा ना हो, खेल कूद में ज़्यादा हो, तो उस पे हमको फोकस देना होगा उसका। हो सकता है पेंटिंग में बहुत अच्छा हो, जूडो कराटे बहुत अच्छा उसको आता हो, या चित्रकला में बहुत अच्छा वो कर रहा हो बच्चा। क्यों ऐसा किया जाता है, व्यापक क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है, शिक्षा का उद्देश्य है हमारी शैक्षिक उपलब्धि को ही नहीं बढ़ाना, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्तित्व का विकास करना। और व्यक्तित्व का विकास हम तभी कैसे कर सकते हैं जब किसी विद्यालय में पाठ्यक्रम की अपेक्षा पूरी पाठचर्या को आधार बनाया जाए, तभी। वरना अगर यही शैक्षिक उपलब्धि में आप यही टेस्ट लेते रहोगे, बच्चा खूब ज्ञानी हो जाएगा, लेकिन उसको अभिव्यक्ति के लिए कहा जाए, बोलने के लिए, चार लोगों के बीच बोलने के लिए कह दिया जाए, तो हो सकता है आने वाला ज्ञान जो उसका है अभिव्यक्त न होने पाए। इसलिए तो ये दिक्कतें होती रहती हैं। अच्छा, व्यापक का मतलब और भी इसमें है, मतलब क्या है, सभी पक्ष इसमें निहित होंगे। हमको सभी पक्ष का विकास करना है। और दूसरी चीज़ क्या है कि मूल्यांकन कब से होगा। स्क्रीनशॉट ऊपर का आप लोग ले सकते हैं। देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में एक और चीज़ है, उसको भी क्लियर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट आया और उसका क्या है, फर्स्ट डे है, एस स्टूडेंट फर्स्ट डे है, तो मूल्यांकन हमारा कहाँ से शुरू हो जाएगा, इसी दिन से शुरू हो जाएगा। हम इंतज़ार नहीं करेंगे, हम पेपर जब बनाएंगे तो आपका मूल्यांकन हो जाएगा। क्यों? बच्चा आया, कुछ हमने उससे बातचीत की, उसने अपने बारे में बताया, हम धीरे धीरे समझने लगते हैं कि बच्चा का स्तर क्या है, वो अपनी अभिव्यक्ति कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, विद्यालय सही टाइम पे आ रहा है, उसको किसी की ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, वो तल्लीनता से बैठा है कि नहीं बैठा है। तो ये फर्स्ट डे से ही क्या हो जाता है, मूल्यांकन हो जाता है। और कक्षा में बैठा कोई भी कार्य करेगा, शिक्षक की आंख उस पर जाएगी, नज़र जाएगी, या वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आ जाएगी छात्र के अंदर। बच्चा भले लैब में काम कर रहा हो, लेकिन शिक्षक क्या निरीक्षण करके बता देगा कि वे तल्लीन से काम कर रहा है, तल्लीनता के साथ, कि तल्लीनता के साथ काम नहीं कर रहा है। तो मूल्यांकन के लिए कोई ज़रूरी नहीं पेपर पेंसिल का प्रयोग किया जाए। ये कब से होगा, फर्स्ट डे के बाद होगा। और फिर क्या है, फिर कुछ क्लासेस चलेंगी। अब इसी के मध्य क्या होगा, लंच होगा। अब बताइए, लंच में भी उसका खाने का तरीका कैसा है, हैंड वॉश करता है कि नहीं करता है, टिफ़िन में क्या क्या लाता है, फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा तो नहीं ला रहा। तो हम मूल्यांकन क्या है उससे यहाँ पे करते रहते हैं। और उसकी ड्रेस सेंस से, ड्रेस पहनता है, पहन के आएगा, अब इसलिए सी बात है, लेकिन उसका स्वच्छता स्तर कैसा है। देखिए, ये निरंतर भी हो रहा है, एक पढ़ाई के अलावा भी अन्य चीज़ों से सफल होने के लिए हमको अच्छी आदतों का भी विकास करना होता है। फिर डिसिप्लिन, अनुशासन का लेवल उसका क्या है, ये भी हम समझ जाएंगे। फिर अगर वो गेम में भाग ले रहा है तो वहाँ उसका प्रदर्शन कैसा है, चीटिंग तो नहीं कर रहा है, सामाजिक विकास उसका होता है खेलों से, मानसिक विकास भी होता है। तो ये बहुत सारे तरीके हैं, मतलब बच्चा फर्स्ट डे से आया तभी से हाँ क्या हमारा मूल्यांकन चालू हो गया। तो ये क्या चल रहा है, सतत एवं व्यापक। सतत क्यों, लगातार फर्स्ट डे से ही शुरू है। इवन छुट्टी भी हो गई, अगर छुट्टी भी हो गई तो बच्चा
सही ढंग से लाइन में लगा है कि अनुशासनहीनता कर रहा है, वो भी हम उसको जज कर सकते हैं। हाँ, कोई गलती कर रहा है तो उसको समझाया बुझाया जा सकता है, उसको आप कह सकते हैं सीखने के लिए। व्यापक क्यों? क्योंकि हम केवल पढ़ाई का स्तर ही नहीं माप रहे हैं, बल्कि अन्य चीज़ें आप देख रहे हैं, उसकी स्वच्छता, उसका डिसिप्लिन, उसका गेम करने का तरीका, उसका जो क्लास में लंच करने का तरीका, उसके आने का तरीका, उसके जाने का तरीका, बैग रखने का तरीका, ये सारी चीज़ें हम क्या हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। इसलिए क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। स्क्रीनशॉट ले लें एक बार इसका। ओके, ठीक है। अगला पार्ट अगली क्लास में। धन्यवाद।